हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और आज हम करेंगे इग्नू का पाठ्य परिचय। क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में तो देख चुके हैं कि हमें सारे जो यूनिट्स हैं उसमें क्या पढ़ना है, उनके सब यूनिट्स हैं, उसमें जो थिंकर्स हैं और थ्योरीज़ वगैरह हैं वो सब तो हम देख चुके हैं। लेकिन ये पाठ्य परिचय है। पाठ्य परिचय आपकी इंट्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में आप इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेशली इग्नू की किताबों के लिए, क्योंकि इग्नू की किताबें एक तो ट्रांसलेशन अच्छी नहीं होती, प्लस उनके वर्ड्स बहुत हैवी होते हैं, और जो उनकी थ्योरीज होती है उनके बीच में कनेक्शन बनाने के लिए पाठ्य परिचय पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसमें सब कुछ बताया जाता है कि हम सब्जेक्ट को आगे कैसे डील करेंगे, किस यूनिट को किस तरीके से पढ़ना है। तो मैंने उसके लिए आपको ईजी हो जाए वो शॉर्ट में एक बनाया है, और हो सके तो वीडियो लॉन्ग जा सकती है, तो आप माइंड नहीं करना और एक बार आप देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शुरुआत की है मैंने, जो हमारा पूरा MPS है, हमारा जो MPS 001 सब्जेक्ट है, उसकी शुरुआत ही है राज्य के बारे में। क्योंकि आपको पता है, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की राज्य क्या है, उसकी उत्पत्ति वगैरह हम सब देख चुके हैं। लेकिन मास्टर्स में और डिटेल में और ज़्यादा अच्छे राइटर्स के और थिंकर्स के थॉट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो मेनली जो हमारा फोकस रहेगा, इस पूरी किताब का जो फोकस है वो राज्य ही है। जैसे यहाँ पे दिखाया भी गया है, जो डेफिनेशन मैंने लिखी है, राजनीतिक विज्ञान का सर्वाधिक केंद्रीय, आप देख रहे हैं यहाँ पे, केंद्रीय चिंतन जिसे राज्य का अध्ययन है। मैंने सभी आपको बताया कि राज्य ही इंपॉर्टेंट है। तो राज्य, इसके 4 पहलू हैं और आयाम, मतलब मल्टी डायमेंशनल है ये हमारा टॉपिक। ऐसा नहीं है कि आप राज्य को ऑब्जेक्टिवली पढ़ सकते हो, बिल्कुल भी नहीं ऐसा पॉसिबल है कि हमने एक पॉइंट से पढ़ लिया कि अच्छा ठीक है, राज्य का मतलब होता है सरकार और ख़त्म। तो ये नहीं है, हमें भी पता है कि राज्य का मतलब सिर्फ सरकार नहीं होता है। राज्य में नागरिक आता है, समाज आता है, और उसमें समाज भी बहुत ज़्यादा फिर डीप स्टडी में चला जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो हम इसमें उन 4 पहलुओं की बात करेंगे, उन आयाम जो उसमें डायमेंशंस बताए जाएंगे। फिर हम आगे नेक्स्ट जो वीडियोस होंगे हमारे, जिसमें हमारा लोकतंत्र, फिर बहुत सारे जैसे लोकतंत्र है, स्वतंत्रता, ये सब चीज़ें हमारे जो टॉपिक्स आएंगे, फिर हम उनको डील करेंगे ताकि हमें चीज़ें कनेक्ट करने में ईजी हो कि हमें पॉलिटिकल साइंस बताना क्या चाह रहा है, और वो हमें टॉपिक्स जो दिए गए हैं उनका कनेक्शन पॉलिटिकल साइंस से ही क्यों है। ये टॉपिक्स हम सोशल साइंस या हिस्ट्री में भी तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि राज्य जैसी चीज़ें या उत्पत्ति उसमें भी आती है। लेकिन हमें इसे राजनीति में क्यों स्पेशल पढ़ना है, ये हमें पॉलिटिकल साइंस बताने की कोशिश करता है। तो 4 पहलू में शुरुआत करते हैं पहले से। राज्य तो राज्य क्या है, सबसे पहले हम उन चीज़ों को देखें। जैसे राज्य की परिभाषा, अर्थ, संगठक, राज्य के उद्गम के बारे में मत यानी उनके विचार, राज्य का स्वरूप, कार्य तथा संप्रभुता से संबंधित है। तो राज्य क्या है, हम इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, आपको बात ध्यान रखनी है कि जो ये वीडियो है पाठ्यक्रम परिचय, ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। हम इसमें डिटेल में कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ ऊपर से पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि हमें पॉलिटिकल साइंस की मदद से आगे का हमारा सिलेबस कैसे करना है कवर। क्योंकि अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप कितना भी 3 बार 4 बार टॉपिक्स यूनिट्स पढ़ लीजिए, आपको वो कनेक्ट नहीं कर पाओगे उन चीज़ों से या उन क्वेश्चंस से जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, इनमें से प्रत्येक मुद्दों के नए अनेक आयाम हैं। बिल्कुल, अब कोई व्यक्ति राज्य की परिभाषा दे रहा है तो उस व्यक्ति की मनोदशा, उस व्यक्ति का समाज, उस व्यक्ति की शिक्षा, उसके अंतर मन के विचार, उसके बाहरी लोगों पर उसका प्रभाव क्या रहा है, या उसका बाहरी लोगों पर कैसा प्रभाव रहा है, ये सब चीज़ें किसी की भी चीज़ की परिभाषा को बहुत ज़्यादा एक रुख देती है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कार्ल मार्क्स राज्य की किस तरीके से परिभाषित करता है। वह राज्य को, वह राज्य को कहता है कि साम्यवादी राज्य होना चाहिए, समाजवाद जैसी व्यवस्था को अपनाना चाहिए। लेकिन जब पूंजीवादी व्यक्ति बात करता है, एडम स्मिथ है या फिर जॉन लॉक है, जब ये लोग राज्य की बात करते हैं तो इनका राज्य का थॉट कैसा अलग होता है। इवन अगर आप रूसो की बात करोगे तो रूसो सब चीज़ों के लिए कहता है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए कह रहा होता है, लेकिन वो राज्यों को कितने अलग ही तरीके से बयान करता है कि जंगल के समय या फिर आदि मानव के समय का राज्य बहुत अच्छा था। तो ये देख रहे उनके उनका जो उनकी वहाँ पे राजनीति, आर्थिक जो भी दशा है, उनकी परिभाषा पे कैसा उनका रहा है असर, ये उनकी परिभाषा उसी प्रकार से बनी है। ऐसी हमें अनेक मुद्दों पे अलग अलग डायमेंशंस में देखना है, क्योंकि मेनली जो डायमेंशंस होते हैं वो होते हैं सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, और हम कभी कभी देख सकते हैं कि अगर क्रांति हुई है तो क्यों हुई है, और भी कारण है, या हिस्टोरिकल डायमेंशंस देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं से हम चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझ पाएंगे। नेक्स्ट है
मतलब मैं एक उदाहरण के लिए आपको समझाया है कि संप्रभुता के संबंध में सवाल उठ सकते हैं। मतलब कि अगर हम राज्य की संप्रभुता की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले लोगों को बताना पड़ेगा संप्रभुता होती क्या है। तो लेकिन मेरी आपसे उम्मीद है कि आपने ग्रेजुएशन में इस वर्ड को बहुत अच्छे से समझा है और पढ़ा भी है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि संप्रभुता क्या है और राज्य की संप्रभुता का क्या अर्थ है। बाकी संप्रभुता वास्तव में कहाँ स्थित होती है, यहाँ पे मेन सवाल उठता है कि ये संप्रभुता कहाँ स्थित होती है। क्या ये राज्य यानी शासक कोई भी हो सकता है, कोई भी राजतंत्र, मतलब कोई भी तंत्र हो सकता है, वो लोकतंत्र है या फिर वो राजतंत्र है या किसी प्रकार का है, या फिर नाजीवाद, क्योंकि राजा या शासक तो वहाँ पे भी रहा है, उन्होंने भी कल्याणकारी राज्य की बात की। तो यहाँ पे वही कि संप्रभुता की बात आ रही है कि वह कौन से मतलब कि वह संप्रभुता किसके पास होगी, वो राजा के पास होगी या वह जनता के पास होगी या वह संविधान के पास होगी। भारत में संवैधानिक संप्रभुता की बात मानी जाती है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि जनता का मन किया तो आज वो नए रूल बना रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। या फिर सरकार का मन कर रहा है तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे संविधान में रूल्स रेगुलेशंस दे दिए गए, हमें कैसे बनाना है उसमें उन्होंने बता दिया है। तो हम उसी को ढूंढेंगे कि जो वास्तव में संप्रभुता है वो किसके पास है और वो उनके पास भी क्यों है। क्या वो व्यक्ति, वो संस्थान उस चीज़ के लिए लायक है या नहीं है। नेक्स्ट है नेक्स्ट राज्य के उद्गम के संबंध में है कि उद्गम इसका हुआ कैसे, इसकी उत्पत्ति यानी एमर्ज कैसे हुआ, ये बना कैसे। क्या ये देवी इच्छा, मतलब आपको पता है कि जो प्राचीन समय में राज्य का जो अवतार, राज्य का जो माना गया है प्रकार, वो कहा जाता था कि जैसे प्लेटो है वो एक प्रकार से काल्पनिक राज्य की बात कर रहा था, और यूटोपियन थिंकर उसे जैसे कहा जाता है प्लेटो को। लेकिन वहीं पे उसका ही जो स्टूडेंट है एरिस्टोटल, वो कहता है कि नहीं, पहले राज्य आया है, फिर लोग आए हैं और समाज बना है। तो हम मतलब वो कहता है कि राज्य एक वास्तविक संस्थान है, लेकिन प्लेटो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता है, वो नकार देता है कि वो एक वास्तविक, वो कहता है हमारे वो दिमाग में, हमारी सोच में है वो संस्थान। ऐसे ही जब सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात हॉब्स, लॉक, रूसो कर रहे होते हैं तो वो भी कहते हैं कि राज्य एक संस्थान है, लेकिन उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये संस्थान काल्पनिक है कि वास्तविक है, हमें इस बारे में कुछ पता नहीं। तो यहीं पे वो चीज़ है कि क्या ये जो दैवीय इच्छा से प्रकट हुआ है कि मतलब एकदम से राज्य की जो व्यवस्था है, ये संस्था है, वो एकदम से आ गई, या ये सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुआ है, यानी लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया कि अब हमें राज्य जैसे संस्थान को बढ़ाना है या बनाना है। तो हम इन्हीं चीज़ों को उसमें समझेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स थे कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें टॉपिक को कैसे डील करना है और मेनली उसमें क्या चीज़ों को खोजना है, क्योंकि सबके पढ़ने का तरीका और समझने का तरीका अलग होता है। लेकिन हमें ये जानना है कि टॉपिक हमसे मांग क्या रहा है, वो हमें क्या बताना चाह रहा है, हमें किस चीज़ को वो बताना चाह रहा है कि हमें इस तरीके से उसे डील करो। यही ऐसे है कि अब तो हमने देख लिया राज्य, क्योंकि शुरुआत हमारी राज्य से होती है। अब हम देखेंगे क्योंकि राज्य में नागरिक हैं, व्यक्ति हैं, तो उनके बीच राज्य और व्यक्ति का क्या संबंध है। जैसे कि आपको पता है कि राज्य कोई ऐसी संस्थान नहीं है कि वो ईंट पत्थरों से बनी हुई संस्थान नहीं है, वो एक ऐसी संस्थान है जो हमारी सोच में तो है, लेकिन वो हम उसे वास्तविक भी मानते हैं, ठीक है। तो हम उसमें उनसे व्यक्ति का संबंध देखेंगे कि कैसा है उनका संबंध। यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि राज्य कौन से क्षेत्रों में हस्तक्षेप कर सकता है वो और कौन से क्षेत्रों में नहीं कर सकता। अगर वो कर सकता है हस्तक्षेप तो उसे वो अधिकार किसने दिए, और अगर नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, हम ये सब जानेंगे। मैंने आपको बताया कि टॉपिक जो है हमारे जितने भी यूनिट्स हैं हमारे आगे के, वो सब मल्टी डायमेंशन है और हमें उनको मल्टी डायमेंशनली ही पढ़ना है। हर थिंकर के बारे में पढ़ना है और उनको कनेक्ट करना है एक दूसरे से, चाहे वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हो या अप्रिशिएट कर रहे हो। ऐसे ही नेक्स्ट वो बोलता है कि व्यक्तियों के अधिकार स्वतंत्रता पे वो सवाल उठाता है कि इनको ये अधिकार, ये स्वतंत्रता किसने दी, इसके इस मांग का अधिकार क्या है, आधार क्या है इनका, और अगर इनको ये अधिकार दिए जाते हैं तो क्या ये जस्टिसेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो अधिकार क्यों दिए, अगर है तो फिर इनका आधार क्या रहा है, और अधिकार क्या दिए जाएं और क्यों दिए जाएं। और यहाँ पे फिर बात आती है कि क्या सिर्फ अधिकार ही दिया जाए व्यक्ति को, या व्यक्ति से कर्तव्य की हम उम्मीद भी रखेंगे, कर्तव्य और दायित्व। जैसे हमारे संविधान में जब हमें हमारे मूल अधिकार दिए गए हैं तो उसके साथ ही हमें मूल कर्तव्य भी दिए गए हैं कि आप सिर्फ सरकार से मांग नहीं सकते, आपकी कुछ जिम्मेदारी भी है राज्य या सरकार के प्रति जो आपको चुकानी है। और आप अगर मूल कर्तव्य नहीं चुकाएंगे तो आपको मूल अधिकारों से भी शायद हम एक तरीके से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि हमारे अधिकार हमारे हैं, लेकिन हम उनको सही प्रकार से प्रयोग नहीं करें तो दूसरों के अधिकारों को हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये हमारा दायित्व यानी हमारा कर्तव्य हुआ कि हम अपने अधिकारों की अति ना करें। तो यहीं पे वो दिखाया गया है कि कैसे
क्या सिर्फ व्यक्ति राज्य से मांग सकता है या राज्य के प्रति उसके कुछ कर्तव्य भी होते हैं? अगर वह कर्तव्य हैं तो कर्तव्य की धारणा क्या है और वो कर्तव्य कौन से हैं? ऐसे ही नेक्स्ट है हमारा कि राज्य की अवज्ञा कौन कर सकता है? ठीक है, कि राज्य की अवज्ञा कौन कर सकता, मतलब की जा सकती है या नहीं? अगर हाँ तो किन हालातों में ऐसे की जा सकती है, उसके आधार क्या होंगे? अवज्ञा मतलब कि राज्य ने कोई आदेश दिया या कुछ ऐसा कार्य किया जिससे कोई व्यक्ति खुश नहीं है या उसके क्षेत्र से बाहर का कार्य है, तो क्या वह उसे मना कर सकता है या फिर वह अपनी पसंद के कार्य को कर सकता है जो राज्य की नज़र में इलीगल है? ऐसे यहाँ पे क्योंकि अब वो व्यक्ति राज्य के अंदर है तो वो नागरिक कहला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक जो नोटिस करने वाली बात है, और आपको ये पॉलिटिकल साइंस को कनेक्ट करना आना चाहिए करंट टॉपिक से, कि नागरिकता का जो सवाल है वह भारत में, इवन अमेरिका में और मैक्सिको में भी बहुत सारे देश हैं, वहाँ पे भी, और चाइना में है जैसे, कि वहाँ पे नागरिकता का सवाल उठाया जा रहा है कि कौन नागरिक है और कौन नहीं है। और अगर कोई व्यक्ति जो नागरिक नहीं है किसी भी राज्य का, तो उसको नागरिकों वाले अधिकार कर्तव्य निभाने पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे, उसको कौन सी सुविधाएं दी जाएं। तो यहाँ पे वही है कि नागरिकता के मापदंड क्या होने चाहिए, है ना। आगे फिर है कि राज्य के नागरिक और विदेशी के बीच में क्या अंतर है। आपको बताया कि अभी आपको पता होगा न्यूज़ में H1B1 वीज़ा के बारे में अमेरिका का जो बिहेवियर है बहुत ज़्यादा सख्त हो गया इंडिया के प्रति, कि इंडिया के लोग आते हैं यहाँ पे नौकरी करते हैं, अमेरिका के लोगों को नौकरियाँ मिल नहीं पाती हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आप रिलेट करना सीखोगे कि कैसे वह विदेश यानी भारतीय लोगों के प्रति उसका जो नज़रिया है वो कैसा बदलता जा रहा है। और भारत ने जब CAA और NRC जैसे कानूनों को लागू किया है, तो उनका मानना है कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो हिंदू पड़ोसी से जो हिंदू व्यक्ति हैं या फिर जो व्यक्ति मुसलमान नहीं हैं, वो सभी भारत में आकर नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत हमें चीज़ों को सिखाती है कि हमें कैसे अपनी हाइपोथेसिस को, अपनी थ्योरीज़ को हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना है और उन्हें कैसे आपस में कनेक्ट भी करना है, और उसके जो डायमेंशंस जो हम इसमें पढ़ेंगे आगे, वो कैसे हमारी लाइफ को शेप दे रहे हैं या फिर हम थ्योरीज़ को शेप दे रहे हैं, ये चीज़ें पता लगती है हमें। और इसीलिए पॉलिटिकल साइंस को बिना करंट अफेयर्स यानी करंट नॉलेज के बिना बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता। तो एक एग्जाम्पल्स के साथ ज़रूर समझने की कोशिश करना। और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो बताता है कि क्या राज्य सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार करेगा। तो अगर हाँ, क्योंकि हम यहाँ इक्वालिटी की बात करेंगे, तो इक्वालिटी में तो सभी व्यक्ति समान होते हैं, लेकिन इक्वालिटी और इक्विटी इन दोनों में अंतर होता है। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते, मतलब इक्वालिटी करेंगे लेकिन सभी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाता। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ, या फिर SC/ST के लोग हो गए, या फिर दिव्यांग व्यक्ति हो गए, और भी बुजुर्ग व्यक्ति भी हो गए, तो उनके साथ अलग व्यवहार करना ज़रूरी है। एक बच्चे से उम्मीद नहीं की जा सकती कि एक वयस्क की तरह वो सोचे या वो उसको वो कर्तव्य दिए जाएं कि एक वयस्क की तरह वो कर्तव्य निभाए। नहीं, वह बिल्कुल अलग है, उनके साथ अलग व्यवहार करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मानसिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत अलग है। तो इसीलिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इक्वालिटी जैसी हम जब थ्योरी को पढ़ेंगे, जब हम इक्वालिटी चीज़ों को पढ़ेंगे, तो उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सबके साथ समान व्यवहार क्यों नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कि नागरिक राज्य के विरोध करने का अधिकार है राज्य नागरिकों को। तो अगर इसका आंसर हाँ है तो क्यों है, और अगर ना है तो क्यों विरोध नहीं कर सकते। तो अगर विरोध नहीं कर सकते तो राज्य शक्तिशाली हो जाएगा, और अगर विरोध बार बार करते रहे तो राज्य कोई काम नहीं कर पाएगा, वह कमज़ोर हो जाएगा। जैसे कि अभी कोविड-19 के एरा में अमेरिका में जब वो ब्लैक लाइव मैटर का जो एक मूवमेंट चला है, उसमें हम अगर देखें कि कोविड-19 में राज्य यानी सरकार लोगों से कह रही है आप घर में रहिए, आप बाहर मत जाइए, लेकिन लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं। तो ये चीज़ दिखा रही है कि अगर राज्य मजबूत नहीं है तो वह अपने नागरिकों को वह सुविधाएं या वह चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार बार लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, हिंसा करेंगे, तो राज्य का ध्यान उनके डेवलपमेंट से हटकर उन चीज़ों पर चला जाएगा जो इम्पोर्टेंट नहीं हैं। लोग जैसे पुलिसिंग पर चला जाएगा। पुलिसिंग इम्पॉर्टेंट है लेकिन डेवलपमेंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो पैसा राज्य को अपने डेवलपमेंट में लगाना था वो अब हिंसा वाले जो लोग हिंसा में पीड़ित हुए हैं उनमें लगाना पड़ेगा। जो चीज़ें बर्बाद हुई हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हो गई, उन सब चीज़ों में लगाना पड़ेगा।
तो यही चीज़ें बताती है कि विरोध प्रदर्शन अगर होगा तो कैसे होगा, क्यों होगा, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और अगर हिंसा विरोध प्रदर्शन के टाइम अगर हिंसा हो भी जाती है तो वह कितनी न्याय संगत है। अगर विरोध प्रदर्शन के समय हिंसा हो जाती है तो कितनी न्याय संगत है, ये इसकी सीमा क्या है और इसको कौन बताएगा कि ये हिंसा सही थी या गलत थी। ऐसे ही हम तीसरा टॉपिक देखते हैं। अब हमने राज्य और नागरिक के बीच में 2 टॉपिक्स हमने देख लिया। अब तीसरा है कि क्योंकि नागरिकों से मिलकर ही समाज बनता है, और किसी भी मतलब एक मैं आपको स्टेटमेंट बताती हूँ कि राज्य से हम समाज बना सकते हैं, ठीक है, राज्यों में समाज बन सकता है, लेकिन कोई भी समाज राज्य बना ले ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो आपको चीज़ समझ में आएगी कि राज्य और जो समाज का जो संबंध है बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये ऑफ कोर्स ये टॉपिक इतना डायमेंशनल, इसके बहुत सारे डायमेंशन है, ठीक है, कि ये समाज क्या है, राज्य से किस प्रकार भिन्न है, इसकी धारणाएं क्या है, न्याय क्या है, और न्यायप्रिय समाज कैसे बनेगा, स्वतंत्रता किसे मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, समानता किसे मिलेगी, क्या ये न्यायप्रिय समाज, क्योंकि किसी भी राज्य या समाज का जो एक टारगेट होता है या जो एक गोल होता है वो होता है न्याय को स्थापित करना या फिर न्यायप्रिय समाज को बनाना, कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, इनजस्टिस किसी व्यक्ति के साथ ना हो। उनका ये एक अल्टीमेट गोल होता है, और उसको पाने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। जैसे अगर आप समानता की बात करेंगे तो आप उसमें फिर समानता में तो पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बूढ़े लोग, इन सबको एक साथ एक ही स्केल पर नहीं नापा जा सकता, क्योंकि इनकी ज़रूरतें, इनके कर्तव्य, इनके अधिकार सब अलग हैं, तो इनको एक स्केल पे नहीं नापा जा सकता। वही हमें जानना है कि न्यायप्रिय समाज बनाने के लिए किन चीज़ों को माइनस और किन चीज़ों को प्लस करना है, वो हम इसमें जानेंगे। फिर है हमारा स्वतंत्रता और समानता के बीच में आदर्श क्या है, क्योंकि ज़रूरी है कि स्वतंत्रता होगी तभी समानता मिलेगी, या समानता होगी तभी हमें स्वतंत्रता मिलेगी। तो हमें इन चीज़ों को ही समझना है आगे। ऐसे ही है राज्य की वैधता। ऐसा क्या है जो राज्य के शासन को विधि सम्मत बनाता, मतलब ऐसी कौन सी शक्ति है जो बताती है कि राज्य वैध है, या राज्य ने जो कार्य किया है, ये जो शासन किया है वो विधि सम्मत यानी विधि के द्वारा है, और वो विधि कौन बनाएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन, विधि कौन बनाएगा, उस विधि को बनाने का अधिकार किससे दिया गया और क्यों। और यहाँ पे हम जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि आज के समय में लोकतंत्र की बात किया जाए तो हम जानेंगे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र व्यवस्था बाकी व्यवस्थाओं से कैसे अच्छी है, यानी राजतंत्र, कुलीन तंत्र, तानाशाही, इन सब से वो कैसे अच्छी है, हमें ये जानना जरूरी है। अगर हम किसी व्यवस्था को अपनाए हुए तो हमें कंपैरिजन करना आना चाहिए कि अगर हमने किसी व्यवस्था को अपनाया है तो उसके साइमल्टेनियस जितने भी तंत्र या व्यवस्थाएं हैं वो कितनी अच्छी है या कितनी नहीं अच्छी है। अगर हमें सबके माइनस प्लस पॉइंट्स पता होंगे तभी तो हम उनको अच्छे से डील कर पाएंगे और हम कंपैरिजन कर पाएंगे। जैसे आप याद कीजिए कोल्ड वॉर का एरा, कोल्ड वॉर में क्या हुआ था कि 2 खेमे बन चुके थे वर्ल्ड के, पूंजीवाद और समाजवाद। तो लोगों के पास ऑप्शन था, मतलब एक तरीके से ऑप्शन ही नहीं था उनके पास, या तो वो समाजवाद में जाएंगे या फिर पूंजीवाद में जाएंगे। तो एक तरफ थी लोकतांत्रिक व्यवस्था पूंजीवाद में, लेकिन समाजवाद में ऐसा नहीं था। समाजवाद में धीरे धीरे तानाशाही वाली व्यवस्था बनती चली गई। तो ये चीज़ लोगों को कंपैरिजन दे रही थी, और नव स्वतंत्र जो देश थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन भारत और भारत के साथ जितने भी देश आज़ाद हुए उन लोगों ने गुटनिरपेक्ष एक आंदोलन चलाया। फिर उनसे उन्हें एक उम्मीद मिली कि हाँ, हम एक ऐसी व्यवस्था या हम ऐसे ग्रुप में जा सकते हैं जो इन दोनों को ही सपोर्ट नहीं करती है, ठीक है, मतलब इनकी जो शासन करने की प्रक्रिया है उसे सपोर्ट नहीं करती है। तो उनके पास एक ऑप्शन आया, तो वही हम जानेंगे कि कैसे हमने जो भी व्यवस्थाओं को, ठीक है, अपना रखा है वो कितनी सही है कितनी गलत है। जैसे चीन में आज साम्यवादी व्यवस्था है और वहाँ के लोगों के पास ना अधिकार है ना उनके पास स्वतंत्रता है। तो लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। आप लोकतंत्र में आवाज़ उठा सकते हैं, विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं, राजनीतिक पार्टी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन चीन में नहीं कर सकते। तो वहाँ की व्यवस्था कंपैरिजन करेंगे हम तभी तो समझ में आएगा। ऐसे हम जानेंगे कि अगर किसी कारण राज्य में संकटकालीन स्थिति बन जाती है तो उसका वैधीकरण कैसे होगा और ये स्थितियों का परिणाम क्या होगा, और फिर हम देखेंगे क्रांति क्या है, क्यों होती है, और वैधीकरण संकटों के से अवश्य में एक क्रांति होती है। मतलब अवश्य यानी ज़रूरी है कि अगर राज्य की स्थिति खराब हो गई या राज्य कमज़ोर पड़ गया तो
क्रांति जैसी व्यवस्था, मतलब क्रांति होगी या नहीं होगी, ये चीज़ें हम देखेंगे उसमें। इसके अलावा है कि सविनय अवज्ञा और व्यापक विरोध किस सीमा तक विरोध के उपाय के रूप में प्रभावी हैं। आपको सविनय अवज्ञा के बारे में पता ही है। हमारे भारत ने सविनय अवज्ञा जैसे आंदोलन के माध्यम से ही बिना हिंसा के अंग्रेज़ों को भगाया और भारत को स्वतंत्र कराया। वो अलग बात है कि जो हिंसा हुई वो बंटवारे के समय हुई, जिसे हम अपने आंदोलन में नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है, उसका एक अलग कारण है। तो सविनय अवज्ञा में हम यही चीज़ों को देखें, क्या वो सही है, या क्रांति, क्योंकि अक्सर क्रांतियाँ हिंसक होती है। तो हमें इन्हीं चीज़ों में बैलेंस करना है कि कौन सी चीज़ों को हमें ज़्यादा सही लेना है, क्योंकि अति और अल्प किसी भी चीज़ का खतरनाक हो सकता है। माना कि लोग सविनय अवज्ञा कर रहे हैं लंबे समय तक, अब वो उनके हैबिट में बन गया, तो वो सरकार की हर नीतियों को गलत बोलेंगे, चाहे वह उनके फ़ायदे में हो या चाहे वह राज्य के फ़ायदे में हो। तो ये चीज़ें हमें बैलेंस करके चलनी है। फिर यहाँ पे बोला गया कि क्या क्रांति सविनय अवज्ञा की अपेक्षा अधिक प्रभावी है या नहीं है। तो हम इन्हीं चीज़ों को देखेंगे आगे की यूनिट्स में। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमें पाठ्यक्रम परिचय इसलिए पढ़ना होता है कि हमें आने वाले टॉपिक्स के बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमें एक कनेक्टिंग व्यू मिल जाए कि हमें कैसे यूनिट 1 को यूनिट 2 से कनेक्ट करना है। मतलब जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लोकतंत्र को कैसे हमें न्याय से कनेक्ट करना है, कैसे हमें स्वतंत्रता से उसे कनेक्ट करना है, समानता से उसे किस प्रकार कनेक्ट करना है, ताकि हमें पता हो कि राज्य का एक स्वरूप है, यानी राज्य सेंटर में है, ठीक है, ये हमारा राज्य है, ये लोकतंत्र का हमारा है, ये न्याय है, ये हमारा स्वतंत्रता, ये समानता, प्राधिकरीकरण, अधिकार, कर्तव्य। अब हमें इन्हें आपस में कनेक्ट करना आना चाहिए, वरना ये हमारे एक अलग, ये सब अलग अलग खड़े हैं, ठीक है। अगर हम इन्हें कनेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो हमें पॉलिटिकल साइंस जैसे विषय पढ़ने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि हम इसमें पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट आपको जो डेली लाइफ में देखने को मिलेगा, वो चाहे टीवी पर हो या आपके साथ में आपके साथ चल रहे व्यक्ति के जीवन पर हो। आप पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो इंसान के निजी जीवन से लेकर एक सार्वजनिक जीवन तक जुड़ा हुआ है। अगर आप मैं बोलूँ तो कि अगर आप बस की लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और आपसे बोला जाए, एक आपसे वृद्ध व्यक्ति आता है, वो आपसे बोलता है कि मुझे आपने आगे खड़े होने दीजिए, ठीक है, और आपके मन में वो एक सवाल आएगा कि मैं क्या ऐसे होने दूँ, क्या ये समानता है। लेकिन अगर आप समानता के बारे में सोचेंगे तो वहाँ पे न्याय के बारे में आएगा कि क्योंकि वो व्यक्ति वृद्ध है तो उसका वो अधिकार भी तो है ना कि वह चीज़ों को मतलब अब उसके लिए चीज़ें आसान हो, उसको न्याय जैसी बात यहाँ पे तब आएगी कि अगर आप उसे अपने से आगे नहीं लगने देते हैं तो उनके लिए अन्याय है कि उस व्यक्ति को शायद अपने शरीर के कारण थोड़ा और तकलीफ़ें झेलनी पड़ेंगी, जो हो सके वो ना झेल पा रहे हो या ना झेल सकते हो। तो ये चीज़ें हम देख पाएंगे। आप अगर कहीं जा रहे हैं, मतलब सड़क पर आप भीख मांगते बच्चों को देखेंगे तो वहाँ पे न्याय, समानता, स्वतंत्रता जैसी चीज़ें सामने मन में आएंगी कि अगर हमें हमारे संविधान ने अधिकार दिया है कि बच्चे पढ़े, घूमें, खेलें, तो इन बच्चों को अधिकार क्यों नहीं मिला है कि जो बच्चे भीख मांग रहे हैं रोड पर, ये बच्चे इनके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हमारी डेली लाइफ में आती हैं। पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, एक डिसिप्लिन है जो हमें अपनी लाइफ में एक बार उतारना पड़ेगा ताकि हम उसको समझ पाएँ। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए अपने आप को सेंटर में रखिए, उस सिचुएशन में रखिए और चीज़ों को समझिए। बहुत इजी होगा, ये बहुत अच्छा तरीका है पढ़ाई करने का। अगर आपको कोई भी इशू है यहाँ तक में तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में, और हम यहाँ से उसके राजनीतिक सिद्धांत के 2 उद्देश्य हैं जो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे ताकि हमें चीज़ें और इजी समझ में आए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेलीग्राम पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इनका। लेकिन जब भी कोई भी वीडियो सुने तो उससे पहले इग्नू की किताबें अपने पास ज़रूर रखें ताकि आपको चीज़ें पढ़ने में ईजी हो जाए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।